ये एग्रीकल्चर और मिनरल्स दोनों में जो है मेरे से ज़्यादा आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है, और आप इसमें कितना बेहतर कर लेते हैं ये बहुत मायने रखता है। मेरा काम क्या है, तो इस दोनों चैप्टर के लिए मेरा काम बस यही होगा कि एक मार्गदर्शक के भूमिका में हम रहें, क्योंकि दोनों ही चैप्टर रटने वाला चैप्टर है, इसलिए इसको बाद के दिन के लिए हम रखे थे। और अपडेटिंग है कि आप इस चैप्टर में अपडेट होकर के रहिएगा, ठीक है। आज मैं दोनों चैप्टर के कंप्लीट खाका खींच करके और आपको बता दूंगा कि कहां से क्या और कैसे पढ़ना है, कैसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, और जितना हो सकेगा उसको मैं लिखवा भी दूंगा, ठीक है। दूसरा, आपके पास कोई सा भी वन लाइनर टाइप का बुक होगा, किताब होगा, तो आप उस किताब से इस चैप्टर का एक बार पढ़ लीजिएगा। प्लस एग्जाम देने जाने से पहले आप किसी भी चैप्टर का रिवीजन करें या ना करें, इसको अंतिम दिन में एक झलक देख के जाइएगा, क्योंकि सीधे स्टैटिक क्वेश्चन, डाटा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अक्सर लोग यहां से गलत हो जाता है क्योंकि ऑप्शन बहुत क्लोज रहता है, ठीक है। तो एक बार आपको रिवीजन करके जाना है, दो चैप्टर का, एक एग्रीकल्चर का, दूसरा मिनरल्स का। दूसरा, कल से आपका क्लास से वर्ल्ड ज्योग्राफी का शुरू होगा। बहुत लोगों का और बहुत दिन से डिमांड था, पिछले बैच के में भी कुछ लोग पढ़े थे, उन लोगों को भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी कुछ पता नहीं था। तो मैं तो चाहूंगा कि भले ही वो पीआरटी में नहीं आता है, कोई लंबा क्लास नहीं होना है, 6 से 7 दिन का क्लास होगा, मतलब मैक्सिमम 7 क्लास होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। एक दिन में एक कंटिनेंट पढ़ाएंगे, जैसे एक दिन हम ऑस्ट्रेलिया को पढ़ाए, एक दिन अंटार्कटिका को पढ़ाए, एक दिन दक्षिण अमेरिका को पढ़ाए, एक दिन उत्तरी अमेरिका को पढ़ाए, ऐसे करके 7 दिन में 7 कंटिनेंट पढ़ाएंगे। और पीआरटी वाले लोग भी यदि उसको देख लेते हैं तो आपके परीक्षा में वो एक्स्ट्रा अलग प्रकार का फायदा करेगा। हो सकता है करंट के क्वेश्चन में उससे लाभ आपको मिल जाए, या अन्य विषयों में भी उसका लाभ मिल जाए, इन्वायरमेंट में आपका लाभ मिल जाए, उससे ये चलेगा, ठीक है। और मेरी भूमिका आपके बैच से खत्म नहीं होगी, तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते हैं। मैं तो आप ही लोगों के साथ रहूंगा लगातार। अभी थोड़ा सर लोगों का क्लास इधर लग रहा है, तो एक सप्ताह के बाद और भी चलेगा, फिर ईवीएस हम ही को पढ़ाना है, और बिहार स्पेशल वगैरह में भी जो कमी बेसी होगा आकर के दुरुस्त कर देंगे। लेकिन आइए एग्रीकल्चर पर आपसे बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर में कल कुछ फसलों को पढ़े थे, हाँ चावल ये सब पढ़े थे भाई। अब आज पूरा खाका खींच लेना है ना। अब देखिए, सिंचाई से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिंचाई से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अक्सर। जल स्रोत के रूप में यदि आप देखें कि जल उपयोग का भारत में क्या स्थिति है भाई, जल उपयोग की क्या स्थिति है भारत में, कुछ एक मोटा मोटा खाका बताइए। सबसे ज्यादा जल का उपयोग किन क्षेत्रों में कर रहे हैं, सिंचाई में कितना, सिंचाई कार्यों में लगभग नहीं, बहुत लंबा उसका डाटा है, 78% अप्रोक्स कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद उद्योग में, फिर घरेलू कार्यों में, ये सब में जल का उपयोग करते हैं। लेकिन जल उपयोग का जो सबसे बड़ा भूमिका है वह भूमिका है सिंचाई को लेकर के, कृषि को लेकर के। यदि जल की उपलब्धता पर भी आपसे बात कर ले, संपूर्ण पृथ्वी का एक क्षेत्रफल आपको कुछ आइडिया है कितना है, कोई बताएगा? संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल अप्रॉक्स कुछ आइडिया? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर के अप्रॉक्स में है ये संपूर्ण अपना पृथ्वी। अब यहां के अप्रॉक्स 71% पार्ट्स जो हैं ये जल है, 21% ये लैंड है, जो है स्थल है। इतना जल होने के बाद भी जल संकट की समस्या जो विश्व के लिए एक नया चुनौती के रूप में सामने आ रहा है, इसके अंदर खाने की एक ही बात है भैया
कि उस जल का 97% जो ओशियन में है, उस 97% जल का उपयोग ना तो हम सिंचाई में कर सकते हैं, ना पीने में कर सकते हैं, ना अन्य कार्यों में करते हैं। जो भी करते हैं वो भौम जल का उपयोग करते हैं। तो समस्या वहीं से उत्पन्न होनी है। जल किस सूची का विषय है? नहीं, आज एक्टिव होकर के बताना है सबको, शिथिल मत होइए। ये बूस्टर क्लास है आज का, मतलब आपका जवाब भी पहुंचना चाहिए और सब सब्जेक्ट से भी इंटरलिंक कर देंगे। अब बताओ क्यों नहीं पूछा जाएगा कि भारत में जल किस सूची के विषय में रखा गया है? आप कहां बिजी हैं? मेरे से कनेक्ट करिए ना। आज का क्लास मतलब 5 क्वेश्चन आपको घुमाएगा, मैं कह रहा हूं ना। सूची समझते हो? जब भी पॉलिटी को पढ़ने जाइएगा तो सर वहां से पढ़ाएंगे कि देखो भैया संविधान में कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। तो जल किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। इस पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। ये समवर्ती सूची में शामिल है जल। ठीक है सबका? हाँ, दूसरी बात, एक और कमाल की बात सुनो, बंद करिए मोबाइल। अब इस जल के उपयोग की जो बातें हैं, तो भैया सिंचाई में जो हम सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, तो सिंचाई के लिए हमारे यहाँ जो तकनीक चल रहा है कौन सा है? बाढ़ लगाने का तकनीक है। और हम चाहते हैं कि इससे बाहर निकलें, तो सिंचाई में और कौन कौन सा बेहतर प्रकार हो सकता है, इन प्रकारों के बारे में आप बता दो। सिंचाई का एक बेहतर तरीका क्या हो सकता है? ड्रिप इरिगेशन और फुहारे के द्वारा, और एक फर्टिगेशन का नाम सुना होगा आपने, फर्टिगेशन सिंचाई, फर्टिगेशन करते हैं। अब उसमें क्या होता है ना, ये दो तो सुना है आप लोगों ने कि ड्रिप मतलब ये उर्वर भूमि, रेतीला भूमि, इसका विकास ही इजराइल ने किया, क्योंकि वहां डायरेक्ट जड़ों में बूंद बूंद जल डाला जाता है। फुहारा भी आपने सुना होगा कि कृत्रिम वर्षा करा दिए जाते हैं फुहारा में। फर्टिगेशन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, जो भी उर्वरक होते हैं उस उर्वरक को पानी में मिला करके और एक साथ डाला जाता है, जिससे कि वहां की उत्पादकता बढ़ जाती है, वहां की उत्पादकता बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब भारत में जो सिंचाई का स्थिति है, तो कितने प्रकार से, कितने से इस सिंचाई को करते हैं? तो कहिएगा कि सर अपने यहां नहर सिंचाई है, अपने यहां नहर है, क्या है? नलकूप है, नहर है, नलकूप है, तालाब भी है, तालाब से भी सिंचाई करते हैं। हाँ, नलकूप मतलब यही है पंपवेल वगैरह, पंप सेट, ये सब नलकूप में भी आता है, जिसको बोरिंग वगैरह हम लोग कहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ाना आज सब ही। सुनिए, आप पीजीटी वाला थोड़ा सा आज ही हमसे आप लोग अलग से मिलेंगे। ठीक है, स्पेशल आपका होमवर्क है। जितने लोगों को ज्योग्राफी पीजीटी टीजीटी देना है, क्लास के बाद में रुकूंगा 5 मिनट, आप लोग हमसे मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां से अब जैसे ही आप इस सिंचाई पर अगर बात करोगे भैया, तो नहर सिंचाई को लेकर के अगर पीजीटी में चलेंगे तो पूछेगा कि इसके समस्याएं क्या है और इसके लाभ क्या है। समस्या क्या है और लाभ क्या है? आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग को चला लीजिए कि नहर सिंचाई में क्या समस्या है, नहरों को लेकर के समस्या क्या है। बस सोच करके बोल देना है। कौन आदमी नहीं बोलेगा? काहे नहीं बोलेगा भाई? पानी अधिक लगता है जी। हाँ, कहिएगा कि सर नहर में सबसे पहले तो जो है हम कृषिगत जो क्षेत्र हैं वहां के सबसे ज्यादा वो कृषि वाले भूमि को हम इसमें उपयोग करते हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में कमी आती है। एक तो बात ये कि जिस क्षेत्रों से आप नहर निकालते हैं वो कृषि क्षेत्र है और वहां उस कृषि क्षेत्र के क्षेत्रफल में कमी आ गई। दूसरा कि इसको बनाने में बड़ा पूंजी की आवश्यकता है। व्यक्तिगत रूप से कोई बना सकता है नहर? बड़े पूंजी की आवश्यकता है। तीसरा,
हाँ, कि इसमें वेस्टेज ज्यादा है। अगर जल को भी आप देखो तो जल भी ज्यादा है। तीसरा एक चीज और है इसमें कि इससे सामाजिक विभाजन जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। एक नया चीज गांव में देखिएगा कि एक गांव के लोग नहर को बांध दिया, कहा कि पानी जब अपना रोपनी हो जाएगा तब दूसरा गांव में छोड़ेंगे। अब पता चला गांव गांव के बीच जो है गोलियां चल गई, तरतरा गया सब कि कैसे नहीं छोड़ेगा। एक अलग प्रकार का समस्या हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, ये दिमाग में बस इसी को चलाना है आज के क्लास में, ठीक है। दूसरा, इसके लाभ क्या है भाई, तो इसके सेवा शुल्क बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। मतलब हाँ, जितना भी हो 1-2 रुपया में आता है। सबसे कम सेवा शुल्क किसी का है। तीसरा क्या है कि कहेंगे कि सर इसमें एक चीज और है कि जो है रिसोर्स का, ह्यूमन रिसोर्स का खपत बहुत कम है। कोई भी रिसोर्स का खपत कम है। ईंधन उंधन कुछ जरूरत नहीं है, जाओ और बांध काट दो, खेत पड़ जाएगा, ठीक है। नलकूप में कि सीधे भैया यह भौम जल को प्रभावित कर रहा है, इसमें ईंधन ज्यादा खर्च होता है। ईंधन ज्यादा खर्च होगा तो कॉस्टली हो ही जाएगा ना। इसके लाभ क्या है, कहिएगा कि यह व्यक्तिगत जरूरतों पर निर्भर करता है। सेपरेशन बहुत बड़ा लाभ है इसमें कि यह व्यक्तिगत जरूरतों पर निर्भर करता है। इसमें इंसान को जब समय मिलता है अपने अनुकूल काम को कर लेता है। दिन भर ऑफिस किए, रात में जाकर के अपना पंप वेल चला करके अपना सिंचाई उचाई कर लिया। तालाब ये भी सुगम होता है, लेकिन हर जगह उपलब्धता नहीं है। खास करके दक्षिण भारत में इसकी उपलब्धता है। अब सिंचाई से एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा भैया कि बृहत सिंचाई किसे कहा जाता है। देखो बीपीएससी का पन्ना उलट करके लगातार क्वेश्चन पूछा है कि बृहत सिंचाई, मध्यम सिंचाई या निम्न सिंचाई परियोजना किसे कहते हैं। बृहत सिंचाई परियोजना किसको कहते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि जिस सिंचाई सोर्स की क्षमता 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा हो वो बृहत होता है। जो 10,000 से लेकर के 2,000 के बीच हो उसको मध्यम कहते हैं, और जो 2,000 हेक्टेयर से कम का हो उसको छोटा कहते हैं कि छोटा सिंचाई परियोजना। अब बृहत में उदाहरण किसका दीजिएगा। बड़ा बड़ा नहर, जितना जैसे कोसी नहर है, सोन नहर है, ये सब क्या है, बृहत सिंचाई परियोजना में है। उस नहर के छोटे छोटे जो है शाखाएं निकली रहती हैं, हाँ, उसको क्या बोलते हो कि ये मध्यम वाला है, बैंक निकला रहता है उसका। और नलकूप ये सबसे छोटा है। छोटा नहर मध्यम है और नलकूप सबसे छोटा होता है कि उसे नलकूप से लेकर के सिंचाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक काम करिए, इसका 2-4 लाइन कंटेंट इसका बना करके लिख लो, कॉपी में भी लिख लो, लिखते चलो, ज्यादा सुगम और देखो सिंचाई की आधुनिक पद्धतियां, ऐसे हेडिंग लगा करके लिख लेना, सिंचाई की आधुनिक पद्धतियां। नंबर 1 है ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई। पहला कौन सा है, ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई। ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई। सिंचाई की वह विधि, सिंचाई की वह विधि जिसमें जिसमें जल को जिसमें जल को पौधों के जड़ तक पहुंचाया जाता है,
पौधों के जड़ तक पहुंचाया जाता है। इस विधि का विकास इजराइल ने किया था। इजराइल ने किया था, जी हाँ। इजराइल को जानते हैं ना? हाँ, जो लोग नहीं भी जानता होगा वो इधर एक साल से हाँ जान लिया होगा सब लोग। उसमें एक साल में सारी चीजें स्पष्ट आ गई होंगी। ये कैसे वहाँ अभी हालिया खबर कि इजराइल अब हमास से बात करने के लिए, हाँ बात भी हो गया, क्या बात है, बात भी कर लिया नहीं है। देखो ये सब सुपर पावर के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं। अपने यहाँ गांव में एक कहावतें चलती है कि बरियार के दोस्त ना गोसाई। नाम सुना है आपने? नहीं कहा, वो सुना कि जो मजबूत होता है, सशक्त होता है, बलवान होता है, धनवान होता है, ऐसे लोग अगर गलती भी करें तो उसके गलतियों को गलती नहीं माना जाता है, मान लिया जाता है कि आदमी ठीक किया है। अमेरिका वही स्थिति है। जब मन करता है तो किसी को लड़वा देता है, और जब मन करता है तो छोड़ा देता है। हाँ, छोड़ा भी देता है। देखता है कि अब लड़ाई से अब ज्यादा फायदा नहीं होना है तो फिर समझा देता है कि अब चुपचाप बैठो, और नहीं तो अब छोड़ देंगे, अब है कि नहीं है। हाँ, अभी यूक्रेन जैसे एक राष्ट्र जो पिछले वर्षों से, हमको लगता है 2 वर्ष पूरा होने वाला है, इसी फरवरी में शुरू हुआ था शायद 23 में, 22 में शुरू हुआ था, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25 से तो 3 साल हो गया। अभी यूक्रेन उस रसिया, विश्व के सबसे बड़े क्षेत्रफल के दृष्टि वाले राष्ट्र रसिया के सामने खड़ा है, और अभी भी खड़ा है। पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, तो वो खड़ा नहीं है, उसको खड़ा किया गया है। हाँ, एकदम गांव में बोलते हैं ना कि डंटा लगैले है, निकलना नहीं है। हालात वही है उसके साथ, बेचारा परेशान वो भी है। हाँ सच बोले, परेशान वो भी है। अच्छा बात है हम और पाकिस्तान के लोगों का कि हम लोग किसी में ताकत नहीं है कि हम लोगों को खड़ा रख सके। अब पाकिस्तान को कोशिश भी करता है कि खड़ा रख ले, लेकिन मार बजता है तो होशियार है, सब तुरंत सरेंडर बोल जाता है। देखा है आपने कभी? अब बहुत बार हुआ है। 1965 के वार को देखेंगे तो 1965 में यही अमेरिका रसिया को पाकिस्तान को एक अलग प्रकार से मोटिवेट किया कि बुर्बक इंडिया में कुछ है, वो सब सांस्कृतिक विविधता में है, धार्मिक विविधता में है, भौगोलिक विविधता में है, और तुम लोग एक हो। अभी देखो चाइना वाला गया, कितना मारा है 1962 में, कुछ किया इंडिया? नहीं किया। इस बार हम तुम्हारे साथ हैं, तुम भी जाओ। अब चढ़ा के भेज तो दिया, लेकिन 1965 का हर्ष वो कभी नहीं भूलता है। अब्दुल हमीद दौड़ करके 7 को टैंक उड़ा दिए, आगे आएगा इधर के लिए। हाँ, वो बहुत यादगार पल है वो सब। 1965, 1971 नवंबर में ले आकर के इधर फाइटर जेट उड़ा रहा था जम्मू कश्मीर में, नवंबर 1970 में। उसके बाद मार्च में उड़ाने लगा। मार्च 1971 में पहला बार देखा गया कि उसका फाइटर जेट आकर के जम्मू कश्मीर पर मंडरा के जा रहा था। इसको अपने गांव में बोलते हैं चिड़ाना। देखा ना, चिड़ाना। तो हम लोग को चिड़ाना मंजूर नहीं है। इंदिरा गांधी से रक्षा सलाहकारों ने कहा कि क्या किया जाए, इंदिरा गांधी ने कहा क्या किया जाए, इसको बहुत चिढ़ा रहा है आजकल। रक्षा सलाहकारों ने कहा कि मैडम धैर्य रखिए, समय का प्रतीक्षा करिए, गर्मी के दिन में इससे युद्ध करेंगे तो बहुत मारना संभव नहीं होगा, क्योंकि जैसे मारेंगे ये चिल्लाएगा, उधर से चाइना दौड़ सकता है, फिर हम लोगों के लिए भारी पड़ जाएगा अभी। तो ऐसा करिए कि अगला ठंडी का वेट करिए, ठंडी के मार बहुत दिन तक चलता है। सुना है आप लोग? अरे नहीं सुने हो? लोग कहता है ठंडी में मारा है। और उसी तरीका की ये सरकार भी है। सरकार
बिहार सरकार ठंडी में पानी पटा पटा के मारा है। ये तो इंदिरा गांधी मारी थी पाकिस्तान वाला को, आई मरवा दिया बेचारा विद्यार्थी है सबको। सुनो, रुको रुको, एक मिनट और सुनो। अब ठंडी का प्रतीक्षा होने लगा कि कब आएगा। अब पाकिस्तान बदकिस्मत देश है, क्या करे उसको हम। हर बार गलती उहे कर देता है, कभी गलती का वेट नहीं करता है कि उधर से गलती आएगी तो हम लोग अटैक करेंगे। हर बार गलती कर देता है। 1971 मुजीबुर रहमान को पकड़ लिया आगे बांग्लादेश में, कहा कि तुम प्रधानमंत्री बनेगा रे, नजर बंद कर दिया। अपने यहां लगा फाइटर जेट घुमाने कि अगर इंडिया बोलेगा तो उसको भी सबक सिखा देंगे। फिर सुरक्षा सलाहकारों ने कहा 3 दिसंबर को कि मैडम अब समय आ गया है, जितना भी ये दर्रा उर्रा सब है सब बर्फ से भर चुका है, चाइना चाह के भी कुछ नहीं करेगा, समय कम है। तो इंदिरा गांधी 13 दिन में 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण करा दी। कितना? तब हमको पता चला कि पाकिस्तान वाला सबके जिगरा नहीं है। अरे एक दू को आत्मसमर्पण करता है। एक वो अभिनव अपना गिर गया था, अभिनंदन, तो आप देखे पूरा विश्व हिल गया, हिला कि नहीं गिरा। अब 93,000 था, हथियार डाल दिया कि कुछ नहीं करेंगे। उस 93,000 लोगों को ट्रेन पकड़वा के जो है बाघा बॉर्डर पार करवाया गया कि अब इधर मत आना। हम कहते हैं कि बताइए हमारे यहाँ के 93 को अगर इंडियन आर्मी होते ना, वो सरेंडर नहीं करते। तो ये सब हाल है, ये सब का छोड़, हटाओ। इधर पढ़ रहे थे हम लोग, कहाँ थे भाई, थोड़ा सा लिखे। हाँ, ड्रिप इरिगेशन इजराइल से कहां पहुंच गए थे। लिखो, इस विधि में 35 से 75% पानी की बचत होती है। 35 से 75% पानी की बचत होती है। नेक्स्ट है छिड़काव सिंचाई। नेक्स्ट है छिड़काव सिंचाई। नेक्स्ट है छिड़काव सिंचाई, स्प्रिंकलिंग इरिगेशन। स्प्रिंकलिंग इरिगेशन, स्प्रिंकलिंग इरिगेशन लिखना। इस विधि के द्वारा हवा में, इस विधि के द्वारा हवा में फुहारों के द्वारा, हवा में फुहारों के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाता है। एक फर्टिगेशन भी लिख लेना, फर्टिगेशन। फर्टिगेशन लिखा जाएगा, फर्टिगेशन, फर्टिगेशन लिखिएगा। फर्टिगेशन हिंदी होता है, इसका नाम है फर्टिगेशन रख दिया गया है, ठीक है। लेकिन जल के द्वारा उर्वरक प्रदान करना फर्टिगेशन है। उर्वरक प्रदान करना फर्टिगेशन है। इसका भी जन्मदाता इजराइल ही है। अब एक बात बता, अपने यहां कभी आपने देखा है, आजकल अपने यहां भी इसका थोड़ा सा उपयोग बढ़ रहा है। नैनो यूरिया आता है गांव में, खेती होती से आप निर्भर है ना भाई सब लोग। हाँ, कितनी अच्छी बात है। वो बोतल में आता है नैनो यूरिया, हाँ, उसको पानी में मिला करके क्या करते हैं, धान में छिड़काव कर देते हैं, उसी को फर्टिगेशन कहा जाता है, वही फर्टिगेशन है। अब उसका लाभ क्या होगा? वो व्यवहारिक क्या है, हटाओ, आदर्श क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, उसी पर निर्भर करना है, ठीक है। सुनो, आदर्श उसका यही है
यह उर्वरक और सिंचाई दोनों के रूप में काम करता है, इसलिए फर्टिगेशन को लाया गया। यह काम करेगा कहाँ? ऊसर भूमि में। काम करता है कहाँ? रेतीला क्षेत्रों में। काम करता है वहां जहां जल जो है सूख जाता है, सूख लेता है वहां पर, तो इसी को फर्टिगेशन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट और खूबसूरत सी बातें लिखते चलेंगे। लिख लीजिए, जल संसाधन के थोड़ी सी और बातें एक दो लिखूं। भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल, यहां पॉइंट लगा करके आज पॉइंट पॉइंट मेंशन कर लेना है ना। भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल किस स्टेट का है? क्षेत्रफल में यूपी और प्रतिशत में पंजाब। क्षेत्रफल में यूपी, एरिया में यूपी, और जब भी परसेंट की बात हो तो प्रतिशत में कौन आता है? पंजाब। प्रतिशत में पंजाब, क्षेत्रफल में यूपी, प्रतिशत में पंजाब। अगर बात करें सिंचाई को लेकर के, तो सिंचाई में सबसे बड़ा योगदान किसका है? नलकूप का, सबसे ज्यादा नलकूप का, फिर नहर और बाद में तालाब का। राज्य लिखते चलिएगा कि नहर सिंचित राज्य, एग्जाम का कोर पॉइंट, बस कोई इसमें भूमिका नहीं है। नहर सिंचित राज्य मतलब सबसे ज्यादा नहर सिंचाई किस राज्य में होता है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पंजाब। राजस्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा पंजाब। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पंजाब। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पंजाब, सबसे ज्यादा राजस्थान में। राजस्थान में कौन सी नहर से सिंचाई सबसे ज्यादा होती है? इंदिरा गांधी नहर। तो तेज बोलिए ना, भूख लग गया क्या? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाला गया? हरिके बैराज, नाम सुना है आपने? हरिके बैराज। हरिके बैराज कहां? ओ सतलज और व्यास नदी का संगम से हरिके बैराज निकाला गया। इसका पुराना नाम था राजस्थान नहर। बाद में 1983 में इसका नाम बदल के रख दिया गया इंदिरा गांधी नहर। कितना लंबा है? सबको खड़ा कर देंगे, फिर याद करवाएंगे, लेकिन करवा तो देंगे। कितना लंबा है? 649 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है? 649 किलोमीटर लंबा है इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान के हनुमान नगर आदि जिलों के सिंचाई किया जाता है इंदिरा गांधी नहर से। आगे छोटा हेडिंग लगाओ, नलकूप सिंचाई। नलकूप सिंचाई, नलकूप सिंचाई यूपी, पंजाब, बिहार। यूपी, पंजाब, बिहार नलकूप में शीर्ष पर है। तीसरा है तालाब। तालाब में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तालाब में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। हाँ, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सिंचाई परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं। सिंचाई परियोजनाओं में तीन, एक वृहत, दूसरा मध्यम और तीसरा लघु। लघु लिखो एक एक लाइन, वृहत, मध्यम और लघु। वृहत सिंचाई परियोजना कितना? हाँ, 10,000 हेक्टेयर से अधिक। 10,000 हेक्टेयर से अधिक। मध्यम कितना है? 2,000 से 10,000। 2,000 से 10,000। और लघु कितना है? 2,000 से कम। लघु है 2,000 से कम।
2000 से कम नहीं, 10,000 और 2000 के बीच में भाई। कल हमने कहा था कि आप लोग गेहूं वगैरह को पढ़ के आइएगा, क्या पढ़ के आए? नहीं पढ़ के आए? कल आपसे बातें हुई थी कि गेहूं ये सबको पढ़ के आना है। जैसे धान को हमने उसका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया था ना, इसी स्तर पर आपको गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन ये सबको एक बार देखना था। कितना लोग पढ़ के आए? हाँ, नंबर 1 तो वही है, दूसरे नंबर पर हम लोग हैं, वो गेहूं और धान दोनों में। ठीक है भारत जी हाँ। तो आप लोग पढ़ के आए घर से? 2 दिन को पढ़े हैं, तो क्या उम्मीद रखे? मतलब पढ़ के आइएगा, आगे बढ़ाए ना। चलो ठीक है, जब इजाजत दोगे तो ही आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग को बातें करना था कहां? खनिज को लेकर के, मिनरल्स पर आपसे बातें करनी थी, मिनरल्स पर बातें करना था। आज के क्लास का मूल फोकस वहीं पर था। खनिज, अब इसमें वर्गीकरण कैसे करते हैं? तो कुछ धात्विक खनिज होता है, कुछ अधात्विक होता है, और कुछ खनिज कैसे होते हैं? तो ईंधन के लिए वो परफेक्ट या पर्याप्त होते हैं, यही है। अब इस खनिजों की जो प्रकृति है, इन खनिजों की प्रकृतियां कैसी है? खनिज सबसे ज्यादा पाए किधर जाते हैं? नहीं, खनिज का सबसे बड़ा सोर्स महासागर है, लेकिन महासागरों से दोहन बहुत महंगा है, इसलिए अभी महासागरीय खनिजों का दोहन बड़े स्तर पर नहीं हो पा रहा है, लेकिन सोर्स सबसे बड़ा महासागर है। अब भारत में भी इसकी एक पेटी बनी हुई है, लेकिन थोड़ा सा पहले हम लोग महासागरीय खनिज पर आपसे 4 शब्द बात कर लेते हैं, और वैसे स्टेप वाइज करके आगे बढ़ेंगे। तो लिखते चलिएगा। नंबर 1 लिखो, समुद्री संसाधन। समुद्री संसाधन, समुद्री संसाधन। समुद्री दूरी को किसमें मापा जाता है? समुद्री दूरी मापते किसमें है? समुद्री दूरी को किसमें मापते हैं? नॉटिकल मील में। किसमें मापते हैं? नॉटिकल मील में। 1 नॉटिकल मील बराबर, 1 नॉटिकल मील कितना? शाम में 7 बजे पढ़ना शुरू करिए यूट्यूब पर, ये सब फैक्ट्स वहां से याद हो जाएगा। रोज पढ़ाई होता है, नहीं होता है? नहीं, 1.8 किलोमीटर। जब केवल 1 मील पूछेगा ना भाई, तब कहना कि 1 मील होता है 1.6 किलोमीटर। ये 1 मील होता है, और 1 नॉटिकल मील होता है 1.8, या इसी को यदि आप मीटर में पढ़ोगे ना तो 1852 मीटर होता है। मीटर में 1852 मीटर होता है। मीटर में कितना होता है? 1852 मीटर होता है। 1 नॉटिकल मील होता है, 1852 मीटर होता है। सब ठीक है? तो महासागरीय दूरी को इसमें मापा जाता है। अब एक शब्द आता है अपतटीय, अपतटीय, अपतटीय क्षेत्र। ठीक है, अपतटीय क्षेत्र क्या है? कि जो ये छिछला हुआ क्षेत्र है, यहां पर सीखना क्या है, सुनो,
कि भारत में जो समुद्री संसाधन है, इन संसाधनों को दो भागों में बांटते हैं, केवल संसाधनों को, कि किसी भी क्षेत्र में यदि मुख्य भूमि से खनिज निकाला जाता हो तो वहां राज्य सरकार के अंदर आता है, जबकि अगर मुख्य भूमि से निकाला जाता हो तो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। यदि यही खनिज अपतटीय क्षेत्र से निकाला जाता हो, अपतटीय क्षेत्र से निकाला जाता हो, तो ये किसके, केंद्र सरकार के अंतर आता है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। अब अपतटीय क्षेत्रों में यहां एक जगह है मुंबई हाई, नाम सुना है आपने? हाँ, उसी के लिए मैं इसको पढ़ा रहा हूं, मुंबई हाई। जितने भी भारत में हम पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं उसका लगभग 60% उत्पादन होता है मुंबई हाई से, केवल मुंबई हाई से होता है। एक जगह से और हो रहा है, कौन सा अपतटीय क्षेत्र? तो यहां गोदावरी और कृष्णा के बेसिन से, अभी हाल ही में तो शुरू हुआ है, पिछले साल गोदावरी कृष्णा बेसिन से भी पेट्रोलियम का उत्पादन शुरू हुआ है। क्वेश्चन इस बार जरूर पूछेगा, ये करंट से लगा के भी पूछ सकता है, ठीक है, कि कहां से। हरविजय सूरी मंत्रालय में इसके मंत्री हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी, हरिदीप सूरी, हाँ हरिदीप सूरी सर है, उन्होंने इसकी बातें करी थी, ठीक है। हरिदीप सूरी, पुरी है ना, हाँ हरिदीप पुरी है, ठीक है, सॉरी हरिदीप पुरी है। चलिए लिख लीजिए, एक लाइन और लिखिए, इसको भी बना लीजिए। संविधान में क्या कहता है कि मुख्य भूमि खनिज राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में, मुख्य भूमि खनिज यह राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में, जी हां, मुख्य भूमि खनिज राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में अपतटीय खनिज केंद्र सरकार के अधिकार में होता है। अपतटीय खनिज केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में होता है। थोड़ा टेक्निकल है। अगर आपसे बात करेगा कि देश में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन मुंबई हाई से, मुंबई हाई से, लेकिन राज्यों में अगर देखोगे तो किस राज्य से सबसे ज्यादा होता है? वो तो सबसे पुराना है रे भाई, असम सबसे पुराना है असम। एक झलक वहां देख लेना है कि 1800 जो है 89 है शायद, जब डिगबोई से पेट्रोलियम का उत्पादन शुरू किया गया था, एशिया का पहला था वो कुआं। वर्तमान समय में राज्यों में सबसे ज्यादा उत्पादन गुजरात से, गुजरात के अंकलेश्वर और खंभात, अंकलेश्वर और खंभात से निकाला जाता है राज्य में, ठीक है। सबसे पुराना असम, असम का डिगबोई से। तो दोनों बात को एक ही लाइन में मेंशन करिए कि सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन मुंबई हाई से, जबकि राज्यों में सर्वाधिक कहां से? गुजरात से होता है। सबसे ज्यादा गुजरात से होता है। राज्यों में सबसे ज्यादा गुजरात से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, राज्यों में गुजरात है, ठीक है। अच्छा,
सबसे पुराना डिगबोई असम में। वर्तमान समय में कितनी तेल रिफाइनरियां हैं? 23। कितनी तेल रिफाइनरी है? 23। तेल रिफाइनरी कितनी है? 23। बिहार में कहाँ है? बरौनी। बिहार में बरौनी। तेल रिफाइनरी 23। बिहार में तेल रिफाइनरी बरौनी में। बिहार का बरौनी में है। बिहार का बरौनी में तेल रिफाइनरी कंपनी है। ठीक है। पेट्रोलियम से क्या क्या प्राप्त किया जाता है? पेट्रोलियम से कौन कौन सी चीजें प्राप्त करते हैं हम? मोबिल ग्रीन, लिखो पेट्रोल डीजल, लिख लो। पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, मोमबत्ती, जेली, मिट्टी तेल, पेट्रोलियम, डीजल, मोमबत्ती, मोम, पेट्रोलियम जेली, मिट्टी तेल, और सबसे अंत में निकाला जाता है क्या? तारकोल। नाम सुना है आपने? जो रोडवा बनाया जाता है, सबसे लास्ट में वह बचता है। अंतिम उत्पाद क्या है? चारकोल या चारकोल। ठीक है, चारकोल सबसे अंतिम उत्पाद है, चारकोल। ठीक है, आगे बढ़े। सबसे ऊपर इसमें पेट्रोल होता है। ठीक है, और पेट्रोल के निर्भरता को या पेट्रोल के जो है थोड़ा सा भारत अपने को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर रहा है इस क्षेत्र में? इथेनॉल का प्रयोग। वर्तमान समय में पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल को मिलाया जा रहा है? अब 20% इथेनॉल को मिलाने की सुनिश्चित की गई है सीमा। और बिहार एथेनॉल उत्पादन में नंबर 1। बिहार एथेनॉल उत्पादन में नंबर 1 पर है। जा ये कह रहा है कि 100% तो कैसे चलेगा रे बालक? भाई उसको जो है इथेनॉल मिला करके उसके ज्वलन को धीमा किया जाता है थोड़ा सा, और इसमें मिक्स कराया जाता है। ठीक है, केवल इथेनॉल से कैसे चलाइएगा गाड़ी? नहीं तो फिर तो गड़बड़ी हो जाएगा। चलो हटाओ, आगे बढ़ो। नेक्स्ट बात करेंगे आपसे लोहा वगैरह को लेकर के। लौ अयस्क पर आते हैं। लौ अयस्क पर आते हैं। ब्रीफ कर रहा हूं, आप घर से किसी किताब के सहारे इसका एस्थेटिक चीजों को जरूर पढ़ लीजिएगा, ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। ठीक है, लौह अयस्क को लेकर के। लौह अयस्क कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? ये भी नहीं बताओगे? हाँ, 4 प्रकार। कौन कौन 4 प्रकार है भाई? सब लोग बताओ। हाँ, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ठीक है, लिख लो लिख लो। लौह अयस्क कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट, लियोनाइट और सीडेराइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लियोनाइट और सीडेराइट। सीडेराइट, सीडेराइट, यही साल बीपीएससी भी सीडेराइट को ही उठाया था। सीडेराइट पूछा था सीधे सीधे कि सीडेराइट किसका अयस्क होता है। 17वीं बीपीएससी सिविल का क्वेश्चन है। लौ अयस्क का कौन जो है लौ अयस्क का इनमें से कौन अयस्क है? बताओ। डीएसपी एसडीएम का क्वेश्चन है, समझ रहे हो? अब तो बड़ा क्वेश्चन पढ़ाने को भी मन नहीं करता है, कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन पढ़ाया जाता है। अब वो पूछ लेता है कि लीची के सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ होता है? सब भंगवाइल है क्या? हाँ, क्या करके भंगवाया है? हाँ, ये वगैरह बिहार में दारू मिलता है रे लोल कहीं का। चलो सुनो, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन सब गुस्सा आप पर निकाल देगा, समझ लीजिएगा। बीपीएससी एब्सोल्यूट संस्था है, संवैधानिक संस्था है। जब जब गुस्सा करता है तो क्वेश्चन को संयोग से आगे आप ही आने वाले हैं, तो पढ़ के रखिए, ठीक ठाक से पढ़ के रखिए। ठीक है, चलो। अगर आपसे पूछेगा कि लोहा का सर्वश्रेष्ठ अयस्क कौन सा है?
सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? उसमें अयस्क कितना होता है? लोहा की मात्रा कितना होता है? हाँ वही अप्रोक्स 70 से 72%, 75% होता है। मान के चलिएगा कि 72% तक लोहा होता है। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन एग्जैक्ट फिगर 72% होता है, 70 से 75 के अराउंड में रहता है। मैग्नेटाइट में कितना? 60 से 70% अप्रोक्स होता है, लगभग लेके चल। नहीं, हेमेटाइट में, हेमेटाइट में 60 से 70। अब इसका क्षेत्र भी आपसे बात करेगा। देखो लोहा किधर बना है, थोड़ा लोहा का क्षेत्र एक बार देख लो तो भाई, सब लोग देखो। भारत में जो चट्टान बनने का, पर्वत बनने का क्रम है, तो सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? सबसे प्राचीन चट्टान कौन है? उसको क्या बोलते हैं भाई? आर्कियन। जो भी चट्टाने बने सब आर्कियन के बाद ही तो बने। आर्कियन के बाद कौन सी संरचना? धारवाड़। कौन सा? धारवाड़। ये धारवाड़ किधर? धारवाड़ किधर? एक कर्नाटक में एक जिला है धारवाड़, और उसी से इसका नाम बना है धारवाड़। इस धारवाड़ के चट्टानों में जब अपर्दन होना शुरू हुआ, तब कौन सा चट्टान? कुडप्पा। इसके बाद कुडप्पा, इसके बाद कुडप्पा। क्या बना? कुडप्पा। कुडप्पा के बाद हाँ विंध्यन। कुडप्पा के बाद विंध्यन, और विंध्यन के बाद कौन सा चट्टान बना? गोंडवाना। कौन सा चट्टान है? गोंडवाना चट्टान का निर्माण हुआ, इसी के बाद बना है गोंडवाना। एक ओवरऑल फिगर है आपके पास। तो इसी धारवाड़ प्रकार के चट्टानों में लोहा पाया जाता है, और खास करके इसमें सर्वोत्तम किस्म का लोहा है। तो उसका क्षेत्र देखो, कर्नाटक में कौन सा? कुद्रेमुख। नाम सुना है आपने? पूरा कर्नाटक पकड़ के आंध्र प्रदेश होते छत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर पेटी तक का जो एक बेल्ट इधर है, उन बेल्ट में किसका निर्माण है? तो लौह अयस्क का निर्माण पाया जाता है। मिलेगा ना? चलिए आगे बढ़ा लेते हैं भाई। अगर बात करें लौह इस्पात उद्योग को, इसी के साथ जोड़ लेते हैं, समझा देते हैं। लौह इस्पात उद्योग को लेकर के, लौह इस्पात उद्योग को लेकर के, तो भारत का पहला सफल लौह इस्पात उद्योग किसे माना जाता है? नहीं, लौह इस्पात उद्योग टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये कब? 1907 में। 1907 में। 19 इसका उत्पादन शुरू हुआ 1912 से। नहीं, 11-12 दोनों रहता है, लेकिन 1912 से इसके उत्पादन को बड़े स्तर पर माना गया कि 1912 से शुरू हो रहा है। ठीक है, हालांकि कुछ सोर्स में 1911 भी दिया है। ठीक है, नो डाउट। सुनो, 1907 में। अब एक बात और इसी पर करेंगे कि ये है कहां? जमशेदपुर। तो जमशेदपुर तो इस फैक्ट्रिया के बनने के बाद इसका नाम हुआ जमशेदपुर। पहले इसका नाम क्या था? हाँ, साकची। पहले इस गांव का नाम साकची है ना? तो इसको पहले साकची ही बोला जाता था। किस नदी के संगम पर है भाई? नदी कौन है? थोड़ा सा और एडवांस चलिए। यहां संगम होता है दो नदियों का। एक नदी है खरकई और एक है स्वर्ण रेखा। खरकई और स्वर्ण रेखा, इन दोनों के संगम पर बना है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बना है, दोनों के संगम पर बना है। खरकई, स्वर्ण रेखा और खरकई। मैग्नीज का नाम आपने सुना है? मैग्नीज किस प्रकार के चट्टान में मिलेगा? ये भी धारवाड़ शैल के चट्टानों में मिलेंगे।
उपयोग कहां करते हैं मैग्नीज का? मैग्नीज का उपयोग कहां है? वो तो नाइक्रोम का बना होता है। हाँ, इसका शुष्क बैटरी में उपयोग करते हैं। जो शुष्क बैटरी हम लोग टर्च वगैरह में उपयोग करते हैं ना, तो शुष्क बैटरियों में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद चमड़ा उद्योग में, कांच को रंगने में, पेंट में, ईंट बनाने में, ये सब में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको मैग्नीज पढ़ के रख लेना है भाई। तांबा और टीन पर भी बातें करनी है। तांबा और टीन पर भी आपको बात करनी है। चलो देखते रहना। सीसा और जुड़वा खनिज किसको बोलते हो? सीसावर जस्ता को। सीसावर जस्ता को। इस सीसा और जस्ता का अयस्क कौन सा है? सीसा और जस्ता का अयस्क कौन सा है? गैलेना। कौन सा अयस्क है? गैलेना। नाम सुना है क्या आपने? सब पूछा हुआ बात है, ठीक है। तो मैं आपसे एक बात के लिए और आश्वस्त होना चाहता हूं कि क्या इन एस्थेटिक चीजों को आप आज ही पढ़ेंगे? बोलिए। ये जितने भी धात्विक खनिज हैं, इन धात्विक खनिजों को एक बार एक रिदम में पढ़ लेना है, ठीक है। अधात्विक खनिजों में, अधात्विक खनिजों में हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है, थे अभ्रक, एस्बेस्टस, देख रहे हो? तो उनको एक झलक आपको देख लेनी है। फिर हम लोगों को अब अगला अटैक कहां करना है, वहां के लिए भी मैं रूपरेखा बना देता हूं कि सर एनर्जी पर चलना है, एनर्जी पर चलना है, ऊर्जा को लेकर के आपसे बात करनी है। एनर्जी में अब ये ऊर्जा स्रोत के रूप में क्या? ऊर्जा स्रोत में क्या? हम्म, एक प्राकृतिक ऊर्जा, दूसरा मानव निर्मित ऊर्जा। प्राकृतिक ऊर्जा, मानव निर्मित ऊर्जा एक आधार पर बांटते हैं। दूसरा नवीकरणीय और अनवीकरणीय, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब अनवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को आप एक लिस्ट कर लीजिएगा। लिस्टिंग में यदि बात करें अनवीकरणीय को, तो जिसका पुनः निर्माण करना संभव नहीं है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा अब नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के, नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के। नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सुनो, बिजली नवीकरणीय से भी प्राप्त होता है और अनवीकरणीय से भी। बिजली ऊर्जा नहीं, बिजली उत्पाद है। बिजली ऊर्जा नहीं है, बिजली क्या है? उत्पाद है भाई। इस उत्पाद को कैसे? तो नवीकरणीय या अनवीकरणीय माध्यमों से प्राप्त करते हैं। नवीकरणीय माध्यमों में से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाम सुना है आपने? जियोथर्मल एनर्जी,
आधा घंटा भी रुकवा दीजिए। चलिए सुनो, अब आपसे नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के, नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि भैया इसमें रिन्यूएबल एनर्जी कौन कौन सा है, सबका एक रूपरेखा रखना है। अभी लगातार क्वेश्चन देख रहे हैं कि जियो थर्मल एनर्जी पर शिफ्ट कर रहा है, भूतापीय ऊर्जा पर क्वेश्चन का शिफ्टिंग है। भूतापीय ऊर्जा क्या है? नहीं ना, तो सुनो ना, इसी के लिए तो मैं बोल रहा हूं ना, तो मैं बता रहा हूं उसी को, ध्यान से सुनो। ये पृथ्वी जो है, ये आप पहले जब पढ़ा रहे थे पृथ्वी का इंटीरियर, आंतरिक पार्ट, आंतरिक भाग, तो उसमें पढ़ रहे थे कि जैसे ही हम इसके गहराई की ओर जाते हैं तो इसके गहराई को बढ़ने के साथ ही इसके तापमान में वृद्धि होता है, इसका तापमान में वृद्धि होने लगता है, होता है वृद्धि ना। अच्छा, अब एक बात, शानदार सी बात इसमें ऐड करके सोचिए, सुनो। यहां तो 15 डिग्री सेल्सियस तापमान है, लेकिन कोर में 6000 डिग्री सेल्सियस है। अब इस एनर्जी को हम चाहते हैं कि अब यहां पहुंचा करके और इसका उपयोग हम अन्य माध्यमों में करें जहां संभव हो पाता है। इसके लिए कहां से प्राप्त किए जा रहे हैं? तो पुगा घाटी का नाम आपने सुना होगा, सुने हो? नहीं, लद्दाख वगैरह नहीं सुने हो? तो इसको दो स्टेट में याद रखिए, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख से जियो थर्मल एनर्जी से ऊर्जा प्राप्त किया जा रहा है। अगर आपसे पूछेगा ज्वारीय ऊर्जा, तो कहां से? खंभात के खाड़ी, वहां गुजरात तट से ज्वारीय ऊर्जा को प्राप्त किया जा रहा है। इसमें नई बातें क्या है कि आपको जो है परमाणु ऊर्जा, नई बात क्या है? परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा। परमाणु बहुत खतरनाक चीज है, होते जा रहा है, नहीं होते जा रहा है। देखो, दुनिया में जो चीज बहुत अच्छा है उसका निगेटिविटी भी होता ही होता है, नहीं होता है? हर अच्छाई में बुराई है, जिसका भी लाभ है। अब देखिए, साइंस इतना विकास किया कि आज मतलब इंसान के जैसा उसका हम शक्ल बनाने को तैयार है, नहीं तैयार है? देखो सोफिया ओफिया को कैसे बना के घुमा रहा है सब। सोफिया को जानते हैं आप लोग? एक रोबोट है, हांगकांग की कंपनी बनाया है, और सऊदी अरब उसको अपना नागरिकता दे दिया है, सऊदी अरब अपना नागरिकता दे दिया है। अब घूम घूम के आप पीसी करते रहती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहती है वो सोफिया, बहुत खतरनाक है, ठीक है? तो एक तरफ विज्ञान के लाभ है तो दूसरे तरफ इस विज्ञान की समस्याएं हैं। एक तरफ हमने दवा, मेडिकल या अन्य संसाधनों का विकास किया, तो दूसरी तरफ युद्धक शस्त्रों का विकास करके मानव जीवन को और खतरे में डाल दिया। पहले युद्ध इतना खतरनाक होता था, अब तो कोरोना ऐसा 2-4 को वायरस मार देगा तो देश खत्म हो जाएगा। जाने की भी जरूरत है जी? नहीं है। तो क्या इसके लिए अब साइंस को डेवलप नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए। अब आप लोग राखी सावंत के फैन थोड़े हैं, बताया आपको, एक बार रुका कह ले थी, नहीं पता है? कैसे बात है रे भाई, बहुत पुराना वायरल खबर है। वो जो है सेलिंग फैन से लोग सुसाइड कर लेता है, तो उसका भी एगो जानने वाली सुसाइड कर ली। तो कही कि मैं भारत सरकार से पूरे जिम्मेदारी के साथ मांग करती हूं कि पूरे देश से सीलिंग फैन बंद किया जाना।
ऐसा बात नहीं है। तो यही बात तो यहां पर भी हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक तरफ परमाणु ने हमें सशक्त बनाया। सुनो, 25 करोड़ टन कोयला जलाने से जितनी एनर्जी मिलती है उतना एनर्जी 1 केजी यूरेनियम से मिलता है। थोड़ा सोच लो रुक करके कि जरूरी है कि नहीं एटॉमिक एनर्जी का विकास होना। 25 करोड़ टन मतलब समझ रहे हो ना, 250 क्विंटल कोयला जलाने से जितना एनर्जी मिलता है उतना एनर्जी 1 केजी यूरेनियम से मिलता है। तो इसलिए ना सब देश चाहता है कि अब हम एटॉमिक एनर्जी पर शिफ्ट करें, और भारत भी एटॉमिक एनर्जी की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब इसके नाभिकीय रिएक्टर में एनर्जी होता है, सिर्फ एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो थोड़ा सा आप किताब वगैरह पर यहां जाकर के पक्का पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहां से अक्सर पूछे जाते हैं भैया कि भारत में ये रिएक्टर कितने हैं। तो कै गो रिएक्टर है? 22 गो। भारत में भी कितना रिएक्टर है? 22 गो। जी हां, सुनो कहां कहां। कैगा का नाम सुने हो? कैगा, कल्पक्कम, तारापुर, रावत भट्टा, उत्तर प्रदेश में नरौरा। उत्तर प्रदेश में नरौरा। 7 स्थानों पर 22 गो रिएक्टर लगाया गया है। इस रिएक्टरों में कुछ PWR प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, भारित जल रिएक्टर, और कुछ PHWR प्रकार के रिएक्टर हैं। अब ये अंतर मैं आपसे नहीं करूंगा, नहीं तो थोड़ा टफ हो जाएगा। लेकिन भारत बात कर रहा है FBR पर। अब एक पूछा जाने वाला लाइन इसमें जोड़ करके खत्म करेंगे भैया कि आपने सुना होगा मोनाजाइट बालू। मोनाजाइट बालू सुना है क्या आपने? हाँ, बड़ी काम का है ये। केरल के जो तट हैं, इस केरल के तट पर पाया जाता है मोनाजाइट बालू। केरल के तट पर है मोनाजाइट बालू, और इस मोनाजाइट बालू से हम प्राप्त करते हैं थोरियम। उस थोरियम का उपयोग करेंगे रिएक्टरों में, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में, और जब से यह सुचारू रूप से चलने लगेगा हम थोरियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और अब हमें ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, अमेरिका के सामने नहीं झुकना पड़ेगा। एक तो ये हो गया। क्वेश्चन बहुत सामान्य पूछेगा कि भैया हाँ, यूरेनियम को उत्पादन सबसे ज्यादा कजाकिस्तान, सबसे ज्यादा कजाकिस्तान में। सुनो, रुको ना, सब बोल लेते हैं हम ही, क्या चिंता कर रहे हो, हमको सब चलते रहता है, ऐसा बात हो रहे है। सुनो, अब यूरेनियम शोध संस्थान भारत में पूछेगा तो जादूगोड़ा झारखंड में है। यूरेनियम शोध संस्थान कहां है? जादूगोड़ा झारखंड में है। यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन जादूगोड़ा से, अभी उत्पादन जादूगोड़ा से, सबसे ज्यादा जादूगोड़ा से। बोलते कहा नहीं है जी, खामोश नहीं रहना है। सबसे बड़ा भंडार मिला है आंध्र प्रदेश में। सबसे बड़ा भंडार मिला है आंध्र प्रदेश में, मिल चुका है वो। ठीक है, ये सब करंट है, अपडेट कर लेना है इसको। ठीक है, रुकिए आए। केरल से मोनाजाइट में थोरियम मिलता है। हम बात यूरेनियम का भी कर रहे थे। अब यूरेनियम कहां? झारखंड के जादूगोड़ा में। यूरेनियम शोध संस्थान कहां? जादूगोड़ा में। थोरियम की बातें हो तो केरल में, केरल के मोनाजाइट बालू में। थोरियम से हम प्राप्त करेंगे क्या? परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी को प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब बताए ए भाई सुनो, इसी से बहुत मेहनत के बाद इसमें आता है संवर्धन। संवर्धन जैसे यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, यूरेनियम 233, 233।
तो ये यूरेनियम 238 जो है ये मूल अयस्क के रूप में होता है। इसमें संवर्धन जब करते हैं ना तो बहुत 0.03% होता है, समझिए यूरेनियम 235। संवर्धन करने के बाद बहुत थोड़ी मात्रा बचता है यूरेनियम 235 का, और 238 में नगण्य होता है 233। तो हजारों टाइम्स इसका संवर्धन करने के बाद मिलता है 233, और ये सब का उपयोग करते हैं ले आकर के बम वगैरह मारने में। जी नहीं, बम के नाम पर डरा रहा है सब। सुनो, कोई बात नहीं, इसीलिए तो आप लोगों ने मास्टर का नौकरी चुना है। डरने वाला ये प्रजातीय है कि नहीं है? हाँ, कुछ लोग मजबूरी में चुन लिया है कि सस्ता में नौकरी हो जाएगा, लेकिन ये भी महंगा पड़ रहा है ना। हाँ, देखो पहले हम लोग समझते थे कि मास्टर का क्षेत्र चुना है मतलब मेहनत से डरने वाला आदमी सब है, कायर सब है, लेकिन अब वो भी काम नहीं चल रहा है। अब इसमें भी मेहनत बहुत करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? सुनिए, रुकिए। जब भी बातें परमाणु बम की आए तो नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन। भारत में परमाणु कब? तो एक इंदिरा गांधी के समय में 1974, दूसरा 90, 98, 99, और सबसे पहला परमाणु अटैक 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर। कौन सा बम था? लिटिल बॉय बम। कौन था? लेकिन वो लिटिल बॉय का जो कारनामा था आज तक जापान में दिखने को मिल जाएगा। दूसरा बम गिरा लिया 9 अगस्त 1945। कितना बजे? 11 बजे गिराया था। पहले दिन 8 बजे मार दिया, और दूसरा बार 11 बजे, सुबह 8 बजे मारा था, और दूसरा मार दिया 11:02 पर। नाम था उसका फैटमैन। नागासाकी को उड़ा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे। अब थोड़ी सी घटना अलग है, इसको भी आपको अपने सिलसिलेवार ढंग में एक बार लेकर के रखना है। बीपीएससी इन चीजों से प्रश्न लेती है, ठीक है? और ऐसे प्रश्न बहुत कम लोग बना के आते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि आप घर पे या अनट्रेंड लोगों के दिशा निर्देशन में उन चीजों पर बहुत ज्यादा अपना एनर्जी दे देते हैं जो सबको आता है। सहमत होंगे तो बताएंगे आप कि उन चीजों पर सबसे ज्यादा अपना एनर्जी दे देते हैं जो आपके साथ साथ सबको आता है। उन चीजों को कभी टच ही नहीं करते हैं जो औरों को भी नहीं आता है और आपको भी नहीं आता है। वहां थोड़ा सोचना है, ठीक है? जैसे जनरल सामान्य इतिहास के क्वेश्चन बहुत बिरले कोई लड़का होगा जिसका गलत होता है। इतना ज्यादा पढ़ाई होता है कि वो रटिए लेता है, सब रटा गया है कि नहीं? अभी खोले इतिहास का पर्चा तो सब उसमें उछल जाएगा कि गजब। लेकिन उन चीजों को भी अप्रोच करना है जिन चीजों से आपका रिजल्ट बनना है। तो आप यहां पर अपने को, मैं आश्वस्त हो रहा हूं कि यहां पर अपने को आप अच्छे से स्टेबल कर लीजिएगा। एनर्जी के स्तर पर जाकर के पढ़ लेंगे, ठीक है? रुको, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना इसमें से, यूरेनियम वगैरह इन सब बातों में से, ठीक है? आगे बढ़ लेते हैं भाई। अब एक चीज पर और चलेंगे, बंदरगाह को लेकर के, ठीक है? बंदरगाह को लेकर के 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं। पढ़ना किसको है? बड़का सबको, छोटका सबको। तेरे गो में से एगो क्वेश्चन पूछता है और फिर भी विद्यार्थी से नहीं बनता है। इससे दुखद बात क्या है? पता है कि तेरे गो है 14वां नहीं है। समझ रहे मिश्रा जी? तेरे गो है 14 है ही नहीं, और 13 में से एगो आएगा ही आएगा। हर बार आया है। अभी पूछा था कि जो है ज्वारीय बंदरगाह का उदाहरण कौन है? तो कांडला ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला है कहां? गुजरात में है। नाम बदल के क्या हो गया उसका? दीनदयाल उपाध्याय। सबसे बड़का बंदरगाह विशाखापत्तनम वाला, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम। सबसे सुसज्जित भी वही है। लगातार पूछ रहा है क्वेश्चन ना, तो आप
लिख करके मेंशन करके रखिएगा कि कम से कम इन 13 बड़े बंदरगाहों को पढ़ लेना है आपको। केवल उसका स्टेट पढ़ लीजिए, उसका प्रकृति पढ़ लीजिए, उसका नाम पढ़ लीजिए, कहानी खत्म। एक जगह और आपको ले चलेंगे भाई, NH और जो है WH में, NW में। सुनो, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे टॉपिक तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन थोड़ा सुनोगे क्या पूछ लेता है। नेशनल हाईवे में अक्सर नेशनल हाईवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन है? 44 सबसे बड़ा है 44। कितना हाईवे को जोड़ के बनाया है? 7 गो को जोड़ा है। कै गो को जोड़ा है? उसमें 7 गो को जोड़ करके बनाया है 44। सबसे छोटा कौन है? केरल में है 47A, वो 6 किलोमीटर का है। कोची से वेलिंगटन द्वीप तक जाता है, सिर्फ कितने किलोमीटर का है? 6 किलोमीटर का हाईवे है, सबसे छोटा हाईवे है। एक जगह और, चतुर्भुज योजना, चतुर्भुज योजना नाम सुना है? चतुर्भुज योजना का क्या है? चतुर्भुज योजना 4 महानगरों को जोड़ने की योजना है, चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। 4 महानगर को जोड़ता है चतुर्भुज योजना। कौन कौन 4 महानगर है? किसको किसको? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को। किसको? कलकत्ता को। 4 महानगर को जोड़ता है। किसका ड्रीम प्रोजेक्ट था? वाजपेयी जी का। कब बन के तैयार हुआ है? 2012 में, मनमोहन सिंह के समय में बन करके ये तैयार हुआ था। ठीक है, तो एक झलक आप थोड़ा सा नेशनल हाईवे पर लिखेंगे। ये इसलिए क्योंकि भारत के कुल सड़कों का 2% है नेशनल हाईवे, लेकिन 40% यातायात को प्रभावित करता है, यातायात को प्रभावित करता है नेशनल हाईवे। ये टोटल सड़क का कितना प्रतिशत, लेकिन यातायात का कितना प्रतिशत है? 40% है। दिक्कत है, टोटल सड़क का 2% और यातायात का कितना प्रतिशत? 40% है नेशनल हाईवे। स्टेट में एक्सप्रेसवे वगैरह को भी एक झलक देख लेना है, जैसे पढ़िएगा उसी पेज में आपको एक्सप्रेसवे भी मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में खास करके आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में से एक है, इसको भी थोड़ा सा देख लें। बिहार में के संदर्भ में बिहार स्पेशल में ये चीजें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए और बताओ, और कुछ बोलना हो तो। हाँ, वो आर्थिक गलियारों पर भी इसमें देख लेंगे। हाँ, वो NW में आप देखोगे तो NW में सबसे बड़ा कौन सा है? हाँ, वो तो NW 2 है। सबसे बड़ा है ये हल्दिया से लेकर के इलाहाबाद तक, हल्दिया से लेकर के इलाहाबाद तक 1632 किलोमीटर लंबा है। 1620 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, दूसरा है धुबरी से सदिया से धुबरी, सदिया से धुबरी या धुबरी से सदिया, ये दूसरा NW है। अब इतना एस्थेटिक बात को क्लास में लिखने के लिए मत रखिए, नहीं तो फिर कहाँ कहीं खत्म होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर अपना हाथ पांव आपको चलाना है। मेरा काम है कि मैं इस चीज पर आपको एरिया डिसाइड कर दूं कि मेरे भाई इसको जरूर पढ़ के रखना है, क्योंकि जिस दिन एग्जाम में प्रश्न आएगा, आप बनाओ चाहे ना बनाओ, मैं डंके के चोट पर कहूंगा कि हमने तो पढ़ाया था। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ, क्लास का इंपॉर्टेंट समय चल रहा है, तो हम तो बोलेंगे ना कि हम तो सब बात, और ऐसे ही थोड़े बोलते हैं कि मैं जो पढ़ाता हूं वहीं से आता है, क्योंकि कोई ऐसा टॉपिक हम लोग छोड़ते ही नहीं है, खास करके हम जहां से क्वेश्चन पूछता हो। लेक्चर तो जरूर दे देते हैं वहां पर चल के, 10 मिनट का ही सही, लेकिन दे देते हैं। रुको, इसके बाद एक चीज और मेरे मन में एक बातें आ रही थी। क्या और कुछ पूछना है आप लोगों को तो पूछ सकते हो। हाँ, अब 2 चीजें, एक आर्थिक भूगोल और बस्ती भूगोल, ये दोनों चीजें पीजीटी वालों के लिए होगा। आप लोग इसको पक्का ही पढ़ के रखना। ठीक है, यहां खास करके बस्ती भूगोल को लेकर के, बस्ती भूगोल को लेकर के। ठीक है,
इकोनॉमिकल भूगोल, इसमें जनसंख्या, इन सब बातों को लेकर के आप जरूर रखिएगा वहां पर, क्योंकि अक्सर अभी बस्ती की बातें हो रही है तो बस्ती भूगोल से क्वेश्चन आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, गांव शहर ये सब पता है ना आपको, प्रवसन, ये सब इसी बस्ती भूगोल में तो पूछता है। आप बताओ कि गांव किसको कहते हैं, शहर किसको कहते हैं, नगर किसको कहते हैं, कौन बताएगा? जहां ज्यादा जनसंख्या हो नगर, बताइए नगर किसको कहेंगे? जहां मॉडर्न हो वहां, तो गांव में पॉपुलेशन इंक्रीजिंग नहीं है। हाँ, अमेरिका में जाओगे तो जितना गांव में टेक्नोलॉजी है उतना शहरों में है। अमेरिका में गांव और शहर में टेक्नोलॉजी का अंतर है, वहां हेल्थ का अंतर नहीं है, एजुकेशन का अंतर नहीं है, ट्रांसपोर्टिंग का अंतर नहीं है। जितना आपको कैलिफोर्निया सिटी में मिलेगा उतना ही कैलिफोर्निया के किसी गांव में भी सुविधा मिल रहा है। वही तो वहां का विकास है। तो जितना आप लोगों ने बताया वो तो सब कट गया, नहीं कट गया? अरे आज सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए ना शहर के रोड बनवा दिया, गांव का रोड नहीं बनवा रहा है। ज्यादा हमारे पास संचार के मजबूत सशक्त माध्यम नहीं है कि शहरों में जो है हाई स्पीड इंटरनेट है, गांव में हाई स्पीड नहीं है। अगर माध्यम उपलब्ध हो जाता तो फिर ये अंतर रहेगा गांव और शहर का। तो एक अंतर तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना, जो किसी भी हाल में मत कटे। भैया एक याद रखना कि वह क्षेत्र जहां के न्यूनतम 75% जनसंख्या गैर कृषिगत कार्यों में लगी हो वो शहर है, वही शहर है। जहां की न्यूनतम 75% जनसंख्या गैर कृषिगत कार्यों में हो वो शहर है। अब गांव और शहर के चैलेंजेस अलग अलग हैं, समस्याएं अलग अलग हैं, प्रवसन के कारण अलग अलग हैं, ये सब पढ़ना है। ठीक है, अभी बिहार मजदूरों का हब है, यहां से सबसे ज्यादा प्रवसन होता है, पलायन होता है। तो किस रूप में? माइग्रेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो मजदूर होते हैं। इसका भी कारण अपना अलग अलग है, यही तो ज्योग्राफी में ढूंढना है आपको चल करके। तो ये माइग्रेशन के अलग कारण है। अब देखो, महिलाओं का माइग्रेशन का अलग कारण है, पुरुषों का अलग कारण है। महिलाओं का माइग्रेशन कैसे होता है? तब ब्याह शादी हुआ, पलायन कर गई, अपने घर से उड़ के दूसरे घर में शिफ्ट हो गई, है कि नहीं है? हाँ, तो वो अलग पलायन है। लेकिन पुरुषों का पलायन में हाँ बहुत सारे चैलेंजेस है, उसको लेकर के उसको भी एक बार फोकस करके रख लेना है। ठीक है, वस्तु भूगोल पर भी। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। ऐसे कौन पूछता है भाई, 10 बार तो हम पूछ लिया आप लोगों से कि और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। कल वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला क्लास होगा, मॉर्निंग में पढ़ाऊंगा। आज मैं जो है देख लेते हैं, मेरा क्लास मॉर्निंग में ही होगा। उसमें ऑस्ट्रेलिया वगैरह शुरू कर लेते हैं, पहले छोटा से बड़ा की ओर आएंगे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से शुरू कर लेंगे। कौन सा? में तो है जरसोपा या जोग, कर्नाटक में है कुंचिकल। कर्नाटक में ये दो चीज बहुत फेमस है कि एक जोग या जरसोपा है कर्नाटक में ही, दूसरा कुंचिकल में भी है, और तीसरा एनसीईआरटी में है। अच्छा, उसको देख लीजिएगा एक बार। या दूसरा सरावती नदी पर है। और बोलिए, और कुछ पूछना है? नहीं तो मैं आज पूछ लूं कि छोड़ दूं? एक दिन जैसे खत्म होगा मैं टोटल 100 नंबर का, सुनो आज ही घोषणा कर रहे हैं, टोटल 100 नंबर का लास्ट और फाइनल टेस्ट होगा, सबके लिए होगा। कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी भी होगा,
और कंप्लीट इसमें फिजिकल ज्योग्राफी भी होगा। कितने नंबर का? 100 नंबर का। जिस दिन खत्म होगा उस दिन टेस्ट लेंगे और मैं आपसे उम्मीद रखूंगा, एक्सपेक्ट करूंगा कि आप 100 में 90 नंबर करिएगा। अगर 90 नहीं कर रहे हैं तो मतलब मेरा पढ़ाना लिखाना ये सब बेकार चला गया और मैं आपको कायर सिद्ध कर दूंगा इसी मंच से कि आप बहादुर नहीं थे। कारण क्या है कि मैं आपको जो पढ़ाया हूं, जो एग्जाम है, प्रश्न उसी ऑर्डर के रहेंगे, उसी लेवल के रहेंगे, तो 90 करने में क्या दिक्कत है? आप ही बताइए, कोई दिक्कत है जी? अरे हम पढ़ाए हैं, एग्जाम हॉल देख रहे हैं, तो उसी अनुकूल ना आपका क्वेश्चनवा शिफ्ट करवाएंगे। तो 100 का 100 आप पढ़े होंगे तो 100 में 90 नहीं बनाइएगा, निश्चित रूप से बना के रखिएगा। तो पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लीजिए और पीआरटी चाहे जितना लोग हैं सब लोग पढ़ लेना, ठीक है? अच्छा, कुछ आज क्यों पूछ, आयुष से नल, कोई बात नहीं, पूछ लेंगे, ठीक है? पहले कल से वर्ल्ड ज्योग्राफी को खूब बढ़िया पढ़िए, फिर पूछ लेंगे। एक दिन टेस्ट ही ले लेंगे, ऑनलाइन वाला सबको भी टेस्ट भेजवा देंगे, ठीक है?